Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. So today I'm here with a new topic to discuss. As in our previous lecture we have already discussed about the various types of plant hormones. So today I'm going to discuss about the plant hormone ethylene. So now this ethylene is a gaseous hormone and is the only member of its class. It's having the most simplest structure among all the plant hormones and is in fact produced in all hair plants, and it's usually associated with the fruit ripening and the triple response process. So the triple response is on the dark grown pea seedlings, which includes the reduced stem elongation, increased stem thickening and horizontal growth habit. So जब हम इथिलीन की बात करते हैं, हमने इतना समझा कि ये गैसेस हार्मोन है और ये क्या करते हैं, इसमें सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है बाकी हार्मोन्स के जब हम देखते हैं ठीक है स्ट्रक्चर्स, तो मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद इसका मेन होली एंड सोली होता है काम कि ये फ्रूट राइपनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ट्रिपल रिस्पॉन्स में. ठीक है, तो इन जनरल जब हम देखते हैं इसको प्रोड्यूस करते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, और जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है इसका दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू and the stage of development. So the synthesis it increases in tissues undergoing the ripening जब होती है या senescence जब होती है. ठीक है, बायोसिंथेसिस जो इसकी है वो इंक्रीज जब हो जाती है कोई भी स्ट्रेस कंडीशन, दैट मीन्स कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन जो प्लांट में होगी तो वो इसकी लेवल को क्या है इंक्रीज करता है या इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करता है. लाइक कि ड्राफ्ट होगा, फ्लडिंग होगी या चिलिंग वेदर होगा, तो यूजुअली ऑक्सीजन जो है देखा गया है कि ये प्रमोट करता है इथिलीन सिंथेसिस को. तो ये एक गैस होता है, गैस की शेप में होता है ना, हमने पहले ही बोला बीइंग अ गैस. तो ये मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम इट्स साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट ऑफ एक्शन. ठीक है, तो अमीनो एसिड जो है मेथोनिन वो एज अ प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन एक्ट करता है. तो जब हमने अब इथिलीन की बात करते हैं, हमने देखा ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जब कोल गैस जो है उसको यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइटनिंग में. ठीक है, इल्यूमिनेट करने में. दैट मीन्स कि जब कोल गैस जो है गैसेस मिक्सचर है हमारे पास हाइड्रोजन का, ठीक है, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. तो इसमें ऑब्जर्व किया गया था कि जो भी ट्रीज़ हैं इसकी विसिनिटी में जो भी स्ट्रीट लैम्प्स हैं उन्होंने क्या किया, डिफॉइलेट डिस्ट्रॉय हो गए जो भी ट्रीज है. ठीक है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू बाकी ट्रीज जो थोड़ी सी डिस्टिंक्ट रीजन्स पे थी. तो इसमें देखा गया कि ये जो कोल गैस है और एयर पोल्यूटेंट्स है उनमें बहुत इफेक्ट करते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंटल प्रोसेस को. और इस इथिलीन को क्या है आइडेंटिफाई किया गया था एज अ एक्टिव कंपोनेंट किसका, कोल गैस का. ठीक, तो 1901 में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जिनका नाम दिमित्री नेलजुबो था. तो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ये स्टडी कर रहे थे. इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डार्क ग्रोन पी सीडलिंग जो है जब उनको लेबोरेटरी में हमने ग्रो कराया तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सिम्टम्स देखे जिनको लेटर ऑन टर्म किया गया कि वो क्या है ट्रिपल रिस्पॉन्स. लाइक कि उनमें रेड्यूस स्टेम इलोंगेशन थी या लेटरल ग्रोथ इंक्रीज थी, स्वेलिंग थी उसके स्टेम्स में, तो एबनॉर्मल और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ थी. ठीक है, तो जब हमने प्लांट्स को एलो कराया गया इन प्लांट्स को फ्रेश एयर में तो उन्होंने अपनी शेप या नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट उनमें हुई, उन्होंने रिगेन किया नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को और उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बिल्कुल सही हो गई. तो इस जो ये स्टूडेंट थे इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इथिलीन जो है ये प्रेजेंट है लेबोरेटरी में एयर में, लेबोरेटरी एयर में किससे, कोल गैस से. ठीक है, तो एज अ मॉलिक्यूल जिसने कॉज किया ऐसा रिस्पॉन्स इन ट्रीज में. तो फर्स्ट इंडिकेशन जो थी वो देखा गया था कि इथिलीन जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है प्लांट टिश्यूज का, जिसको पब्लिश किया किसने, H.H. कजन्स ने. ठीक है, 1910 में. तो इन्होंने रिपोर्ट किया कि इन्होंने देखा कि जो ऑरेंज जो हैं उनको स्टोर कराया गया एक चैम्बर में. ठीक है, तो जब हमने उनको स्टोर किया वहाँ पे क्या होगी, प्रीमैच्योर राइपनिंग होगी बनानास की. ठीक, तो जब इन गैसेस को पास किया गया इस चैम्बर के थ्रू जहाँ पे ये फ्रूट्स थे
तो इसकी वजह से क्या था कि जो ऑरेंज से उन्होंने सिंथेसाइज किया, ठीक है, लिटिल अमाउंट इथिलीन का एज कम्पेयर टू जो बाकी फ्रूट्स थे, लाइक कि एप्पल्स रखे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा गया कि ऑरेंज जो है उनको क्या हुआ था, वो इन्फेक्ट हो गए थे विद द फंगस पेंसिलियम, ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इथिलीन प्रोड्यूस किया था। तो 1934 में आर्गैन एंड कुछ बाकी जो इनके कोवर्कर्स थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इथिलीन जो है केमिकली एक नेचुरल प्रोडक्ट है प्लांट्स का, प्लांट मेटाबॉलिज्म का। तो ये क्या है, ड्रास्टिक इफेक्ट्स करता है प्लांट की ग्रोथ को, तो इसको क्लासिफाई किया गया था एज अ हार्मोन। तो 25 इयर्स के लिए इथिलीन जो है उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया था एज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फिजियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बिलीव किया कि इफेक्ट जो इथिलीन का है दैट वाज ओनली ड्यू टू ऑक्सीजन, जो फर्स्ट प्लांट हार्मोन था, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन की वजह से जो इथिलीन का रोल है वो ऑक्सीजन की वजह से है। लेकिन इथिलीन को कंसिडर किया गया था कि ये एक इनसिग्निफिकेंट और इनडायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है। तो इथिलीन पे बहुत सारे काम जो थे वो हैम्पर हो गए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर टेक्निक्स नहीं थी तो जिससे पता चल जाए कि ये एक इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कैसे इफेक्ट करता है मतलब प्लांट पे। तो लेकिन लेटर ऑन गैस क्रोमेटोग्राफी जो थी उससे इंट्रोड्यूस किया गया इस इथिलीन रिसर्च में 1959 में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इथिलीन हमें पता चल गया, रिडिस्कवर किया गया, और इसकी फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसको रिकग्नाइज किया गया था। तो जब हमने इतनी बात की इसकी, तो ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है जब इसके मतलब बहुत सारे एडवांटेज होंगे या इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे प्लांट पे। तो जब देखा गया कि पहले जो इसका इफ़ेक्ट है दैट इज़ एब्सिशन, दैट मीन्स कि जब लीव्स शेड हो जाते हैं या फ्रूट्स या फ्लावर्स या बाकी कोई भी प्लांट का ऑर्गन, उसको हम एब्सिशन बोलते हैं, ठीक। तो ये ऑकर होता है स्पेशलाइज्ड लेयर जो सेल्स की होती है, जिनको हम एब्सिशन लेयर्स बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, अपेरेंटली वो प्रिवेंट करता है लीफ एब्सिशन को, ठीक है, लीफ के मतलब गिरने को, फॉलिंग ऑफ लीफ। जब वो मेंटेन करता है सेल्स को कहाँ पे, एब्सिशन जोन में, जो इनसेंसिटिव होता है टुवर्ड्स इथिलीन, ठीक। तो जब ऑक्सीजन लेवल्स एक लीफ में डिक्लाइन हो गई, कम हो गई, दैट मीन्स कि वहाँ पे जो टिश्यूज है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे टुवर्ड्स इथिलीन, जो प्रमोट करता है एब्सिशन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रेटिंग, कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, सेल्यूलेसिस और कुछ बाकी चीज़ों को, ठीक है। तो हो गया ये इफेक्ट। उसके बाद फ्लावरिंग की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं इथिलीन जो है वो इंड्यूस करती है फ्लावरिंग इन मैंगोज में, पाइनएप्पल फैमिलीज में, ठीक है, ब्रोमेलेसिया जो होती है फैमिली पाइनएप्पल और मैंगो में। तो मोनोशियस प्लांट जो है उनमें सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इथिलीन जो है उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो चेंज कर सकता है सेक्स किसका, डेवलपिंग फ्लावर्स का। तो प्रमोशन जो फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन की होती है कहाँ पे, ककम्बर में, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है इस इफेक्ट का, ताकि हम अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर सके। तो एपिनेस्टी एक और प्रोसेस है कि डाउनवर्ड कर्वेचर जो लीव्स का होता है, जबकि अपर साइड जो है वो ग्रो करता है एज फास्टर एज कंपेयर टू लोअर साइड, ठीक है, उसको हम एपिनेस्टी कहते हैं। तो इथिलीन जो है वो इंड्यूस करता है इस प्रोसेस को। उसके बाद हमने रूटिंग की बात की, तो इथिलीन जो है वो इंड्यूस करता है एडवेंटियस रूट्स और रूट हेयर्स को फॉर्मेशन को। तो रूट हेयर्स की जब हमें बात करते हैं तो वो यूजुअली ट्यूब्यूलर होती हैं प्रोजेक्शंस जो ऑरिजिनेट करती हैं एक स्पेशलाइज सबसेट रूट एपिडर्मल सेल्स से। तो ओवरऑल इंक्रीज करते हैं वो सरफेस एरिया रूट्स का। तो उसकी वजह से क्या होती है, एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने मेजॉरिटी रोल इसका पढ़ा है इथिलीन का कि फ्रूट राइपनिंग में होती है। तो जो भी फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनकी कलर डेवलपमेंट, सॉफ्टनिंग, हाइड्रोलिसिस, शुगर एक्यूमुलेशन या प्रोडक्शन, उनकी एरोमा कंपाउंड्स, ठीक है, और जो डिसअपियरेंस होती है ऑर्गेनिक एसिड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स की इंक्लूडिंग टैनस। तो जब लॉस हो जाती है ग्रीन पिगमेंट, जब मतलब स्टार्ट होती है राइपनिंग, दैट इज मेनली कॉज्ड बाय द डिग्रेडेशन, जब क्लोरोफिल का हो जाता है और कन्वर्जन हो जाता है क्लोरोप्लास्ट का कहाँ पे, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक। तो इथिलीन एसेलरेट करता है प्रोसेसेस, इन प्रोसेस को जो एसोसिएटेड विद होती है राइपनिंग ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स, ठीक है। तो जब ड्रामेटिक इंक्रीज होगी इथिलीन प्रोडक्शन की, तो वहाँ पे उसको कंपनी कौन करता है, इनिशिएट हो जाती है
राइपनिंग, ठीक, ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू इथिलीन, ठीक है, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक रिस्पिरेटरी राइज होती है। क्यों? क्योंकि राइपनिंग फेज होता है उनमें, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैटिक, ठीक है, फेज। एप्पल्स जो हैं या बनानाज हैं, टोमेटोज हैं, वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं इन क्लाइमैटिक फ्रूट्स की। तो जो फ्रूट्स होते हैं सच एज सिट्रस फ्रूट्स या ग्रेप्स, वो एग्जिबिट नहीं करते हैं ऐसी वाली रिस्पायरेशन, और इथिलीन प्रोडक्शन राइज वहाँ पे नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इथिलीन के बारे में दी। सो जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स रहते हैं उनको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आई विश कि आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।